यूट्यूब चैनल में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। आज का जो विषय है एबनॉर्मल मेंसेंस के लिए कुछ सावधानियां और साथ साथ ये एबनॉर्मल मेंसेंस कैसे होती है और इसका निदान क्या है, इनकी आयुर्वेदिक औषधियां क्या है और इसके योग कौन कौन सा योग इसमें किया जाए और क्या आहार लिया जाए। आयुर्वेद में आहार और विहार का अत्यंत इम्पोर्टेंस है और जब तक हम आहार विहार को नियंत्रित ना करके आयुर्वेद का सहयोग लेने का प्रयास करें हम असफल रहते हैं। तो आइए हमारे साथ बने रहिए। मैं कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो मैं अपने अनुभव के आधार पर एवं जो हमारी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, विज्ञान के दृष्टिकोण से हमें जो ज्ञान दी गई है उसको साथ में लेकर के मैं कुछ बातें आज रखने का प्रयास करूंगा। ये जो हम देखते हैं कि एबनॉर्मल मेंसेंस का मतलब है नॉर्मल नहीं है और ये मासिक धर्म साधारणतः एक उम्र के बाद नियर अबाउट 12-13 साल, 11 से लेकर 13 साल के बीच में ये हमारी जैसे कहिए नारी जाति का या हमारी मातृ जाति का ये एक नेचुरल वे है कि माता लोगों का ये 11 वर्ष की उम्र से ही से लेकर के 13 वर्ष के अंदर अधिकांश ये हार्मोनल चेंजेस देखने को मिलता है। लेकिन नॉर्मली एवरी मंथ के हिसाब से चलता है, लेकिन कहीं कहीं पर जब हार्मोन्स की डिस्टर्बेंस हो जाती है तब जाकर के ये मतलब मोर देन वन साइकिल विद इन ए मंथ ऐसे देखने को मिलता है, जिससे पेशेंट में एनीमिक, चिड़चिड़ापन और अन्य बीमारी के वो शिकार हो जाते हैं। तो आज हम मेनली जानेंगे कि किस किस कारण से ये चीज हो सकता है। देखिए हार्मोनल इम्बैलेंस है तो एक बात हम समझने का प्रयास करेंगे कि हार्मोन्स इम्बैलेंस है हम कह रहे हैं, लेकिन यह हार्मोन्स बैलेंस कैसे होता है। हार्मोन्स बैलेंस के लिए हमारी आहार सही होना चाहिए, क्योंकि आहार हमारे शरीर को स्वस्थवर्धक बनाती है और स्वस्थवर्धक का अर्थ होता है बैलेंस डाइट, बैलेंस विटामिन, बैलेंस मिनरल। यह हमारी बॉडी को बैलेंस कर देती हैं, जिससे हमारी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं और उसके द्वारा ये हार्मोन्स और एंजाइम्स का सिक्रेशन प्रॉपर वे में होता है, जिससे हमारी शरीर की जो मेटाबॉलिज्म अर्थात एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म अर्थात बायोलॉजिकल जो चेंजेज आती हैं, बायोलॉजिकल जो घटनाएं होती हैं, वो सारी चीज नॉर्मल वे में चलती रहती हैं। तब तक हमारे फिजिकल ग्रोथ अच्छा रहता है। लेकिन जब इसमें से किसी एक का भी कमी अगर आ जाए तो वहां पर एबनॉर्मलिटी इस तरह की मेंसेस की अनियमितता से दिखाई पड़ने लगता है। एक कारण ये हुआ, इसका मतलब आहार से है। आहार अगर प्रॉपर्ली ना ले तो ये संभव हो सकता है। दूसरी कारण है एंजाइटी, डिप्रेशन। अगर एंजाइटी में आ जाए, डिप्रेशन में आ जाए, इससे भी आहार की मात्रा में अनियमितता आती है, जिससे हेल्थ में भी अनियमितता आती है, जैसे हार्मोन्स में भी अनियमितता आ जाती है। और इसके बाद आते हैं हमारी थायराइड ग्लैंड्स का गड़ना, हाइपो और हाइपर होना। ये भी डायरेक्टली में एबनॉर्मल मेंसेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा होते हैं इंजरी। इंजरी से भी एबनॉर्मल मेंसेंस के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसके बाद होते हैं ये जो ओवरियन सिस्ट, जो पॉली ओवरियन सिस्ट जो होते हैं, ये जो ओवरियन सिस्ट होते हैं, ये सिस्ट भी एबनॉर्मल हार्मोन्स के वजह से होता है। और जब यह हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं,
सिस्ट भी गायब हो जाती हैं। और इस सिस्ट को डिजॉल्व करने के लिए अंग्रेजी में, आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथ में बहुत तरीके के मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन एक बात मैं स्पष्टता के साथ आपको बताऊं, जब तक आपका न्यूट्रिशन, आपका आहार, आपका दिनचर्या में इम्प्रूवमेंट नहीं होती है, तब तक ये बीमारी आपको घेरे रखेगा। आज अगर औषधि लेकर के आप ठीक भी करा लेते हैं, कल आपका ये बीमारी दोबारा देखने का चांसेस बढ़ जाएगा। फिर अल्टीमेटली आपको सर्जन जो है, गायनी सर्जन आपको रिफर करेगा वो सर्जरी के लिए, क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन शेष नहीं रहता है। लेकिन मैं कहता हूं, यदि आप अपना ये बहुमूल्य समय अपने शरीर के लिए देना चाहती हैं, तो निश्चित रूप से मैं आपको गारंटी देता हूं, आपको इस तरीके की बीमारी का शिकार पहली बात तो आप होंगे ही नहीं, और हो भी जाते हैं तो उसको निराकरण के लिए आप आयुर्वेद का सहारा लेकर के आप उसको दूर कर सकते हैं। अब ये जो कुछ कारण थे, जिस कारण को मैंने बताने का प्रयास किया, और इसके बाद आते हैं इसका अगर हम निदान पाठ को देखें, तो निदान पाठ के में भी आहार और विहार आते हैं। और इसमें पहला बात ये लिखा जाता है, ये प्रिवेंशन इज बेटर देन ट्रीटमेंट। आपका जो ट्रीटमेंट है उससे बेस्ट है आपका प्रिवेंशन। और प्रिवेंशन में आते हैं केयर, किस तरह से आपको केयर करना है, और इस केयर को आपको ध्यान में रखना है। और उसके बाद है जो सावधानियां में क्या करें क्या ना करें। इसके बाद इससे बीच में हम कुछ योग के बारे में भी आपको बताएंगे, जो मैं पूर्व में भी वीडियो में भी मैं बता चुका हूं। तो जिन्हें ये ओवेरियन सिस्ट हैं और इससे वो निदान पाना चाहते हैं, उसके लिए खास मैं 2-3 योगा, ज्यादा बताने से वो भूल भी जाते हैं, करते भी नहीं हैं। लेकिन मैं आशा करता हूं ये सिंपल सी योगा अवश्य करेंगे, आपके इस बीमारी से आपको निश्चित रूप से निजात देगा। पहला है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम को राइट हैंड, राइट नोज, हाथ के पोस्चर को ऐसे बनाइए, अंगूठा को ऐसे रखिए और बाएं साइड से आप सांस को इनहेल कीजिए, या इसको रोके रखिए। जब रोक ना पाए, अंगूठा को उठा करके लिए हुए सांस को आप छोड़ दीजिए। रिपीट कीजिए इस प्रोसेस को, सांस को लेना, रोकना, रोक ना पाए अंगूठा उठा करके छोड़ना। सेम यही प्रोसेस को हमें लेफ्ट हैंड से भी इसको रिपीट करना है। सांस को लेना, रोकना और छोड़ना। तो इसी तरह से हम लेफ्ट हैंड, राइट हैंड का प्रयोग करते हुए हम इस प्राणायाम को हमारी बीमारी की क्रोनिसिटी, हमारी उम्र के आधार पर हम ये प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम को कर सकते हैं। यह हमारी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड करते हैं। एक बात जान लीजिएगा, जहां ऑक्सीजन की मात्रा एप्रोप्रिएट मात्रा में रहती है, वहां पर उस सेल्स का बायोलॉजिकल जो फंक्शन होती है वो ऑयल होता है, अच्छा होता है। और जब बायोलॉजिकल फंक्शन अच्छा होता है, तब उसका सारा रिजल्ट, सारा परिणाम भी अच्छा होता है। वो रिजुविनेट हो जाते हैं, एनर्जेटिक हो जाते हैं। जब एवरी सेल्स रिजुविनेट हो जाए, एनर्जेटिक हो जाए, तो वो सेल्स का नेचर भी बदलने लगता है। वहां पर मैलिग्नेंट भी बिनाइन में कन्वर्ट होने लगता है। इसी प्रोसेस के आधार पर कैंसर भी ठीक हो जाता है। और यहाँ पे जो सिस्ट है ये भी एबनॉर्मल है, और इस एबनॉर्मल सिस्ट को, ये जो सिस्ट है ये भी नॉर्मल से थोड़ा एबनॉर्मल है, लेकिन जो एबनॉर्मल हम कैंसर के लिए प्रयोग करते हैं वो एबनॉर्मलिटी नहीं है। ये बने हुए जो सिस्ट बहुत ही स्लो प्रोसेस में ग्रोथ को बढ़ रहा है, इसको भी हम इसको हम रिबैक कर सकते हैं, इसको अपने पूर्व अवस्था में इसको ला सकते हैं। इस तरीके के सिस्ट को हम इसको कम कर सकते हैं ये से प्राणायाम के माध्यम से, अनुलोम विलोम प्राणायाम। और खास करके माताओं का जो और प्राणायाम है, और इसमें प्राणायाम में हम कपालभाति, इस कपालभाति में क्या करते हैं, इस पेट से इसको कंट्रोल किया जाता है। शायद आपको दिखाई ना दे रहा हो, लेकिन आप वेल नोन है ऑलरेडी।
ये से सांस को हम दोनों नाक से भरते हैं। उसके बाद पेट को पीठ में लगाते हुए झटके के साथ दोनों नाक से हम वायु को बाहर करते हैं। हर सेकंड में एक बार, 1 मिनट में 60 बार, ऐसे कम से कम 300 बार, अर्थात 5 मिनट में 5 मिनट अगर हम करें, हमारी क्रोनिसिटी के आधार पर 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, ये हम इसको कर सकते हैं। ये बहुत मदद करते हैं। पवन मुक्तासन हम कर सकते हैं, अर्ध पवन मुक्तासन, पूर्ण पवन मुक्त, बद्ध पवन मुक्तासन, ये पवन मुक्तासन कर सकते हैं। उसके बाद मंडूकासन कर सकते हैं। मंडूकासन के जरिए भी हम अपने ये जो यूटेरस के जो फाइब्रॉइड यूटेरस है इसको आप ठीक कर सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ ये जो योगा थी और भी अनेकों है, लेकिन मूलतः अगर इसको हम करेंगे ये हमारी इस बीमारी को ठीक करने के लिए बहुत सहयोग करेगा। योगा बहुत इम्पोर्टेंट है, आहार भी उतना इम्पोर्टेंट है। ये सारी चीज को अगर हम नियंत्रित रखते हुए अगर चलते हैं तो हम अगर जो आयुर्वेद का मेडिसिन है, हमारे आयुर्वेद में रिष्ट में जो शास्त्रीय सिरप बना हुआ है अशोकारिष्ट है, और आजकल अनेकों पेटेंट मेडिसिन आ रहे हैं जिसके साथ अशोका, लोध्रा, ये सारे चीज मिला के और अश्वगंधा, शिलाजीत सब कुछ इसमें मिला हुआ होते हैं। मिलके भी वो रिष्ट या आसव के फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल है, और अच्छे कंपनी का कोई भी रिष्ट या आसव इसको ले सकते हैं। और ये अलग से आप लेना चाहे कचनट ले सकते हैं, बर्धी बाजू का बटी ले सकते हैं, उसके बाद जो रज प्रवर्तनी बटी ले सकते हैं, चंद्र प्रभा बटी ले सकते हैं, गोक्षुटुकुल के रूप में डेली रात में 1 बार ले सकते हैं। चंद्र प्रभा बटी, रज प्रवर्तनी बटी ये दिन में 3 बार ले सकते हैं। यदि ये 500 mg के हैं तो 2 से 3 बार लीजिएगा, और यदि ये 250 mg के हैं तो कम 3 बार तो जरूर लीजिएगा, या 2 गोली शाम या 2 गोली सुबह लीजिएगा। और जो आसव या रिष्ट के फॉर्म में है तो उसे 10 से 15 ml बराबर पानी के साथ लीजिएगा। सिरप फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल है, वो अगर है तो 2 से 3 बार 10 ml करके पानी मिला भी सकते हैं बराबर, या नहीं मिला सकते हैं। सिरप फॉर्म में इतना कंपलसरी नहीं होते हैं, इसको मिला करके भी हम ले सकते हैं। और उसके बाद कुछ निषिद्ध हैं जो नहीं करना है। फिर इसका पानी हमें नहीं लेना है, गोलगप्पे या बाहर का फास्ट फूड, जंक फूड का हमें प्रयोग नहीं करना है, और खट्टी चीज का प्रयोग नहीं करना है। इस तरीके से ये नियम के साथ अगर औषधि का हम प्रयोग करें, अधिकतर डॉक्टर इसको 3 महीने के लिए बताते हैं, 3 से 6 महीने मेडिसिन को प्रयोग करने के लिए बताते हैं। मैं कहता हूं अगर आप दिल से और ईमानदारी से जितनी बातें मैंने बताया इस बात को अगर प्रयोग करते हैं तो ये जो फाइब्रोसिस्ट हैं और इस तरीके से गांठ अगर कहीं पे भी अगर होते हैं, लाइपोमा भी 3 महीने के अंदर पूर्णतः निर्मूल हो जाता है। और ये जो सिस्ट तो एकदम 2 महीने के अंदर ही खत्म हो जाते हैं। रिपीटिंग अल्ट्रासाउंड आप दूसरे महीने में कर सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत रह जाते हैं तो 1 महीना और चला दीजिए। उसके बाद 3 महीने अगर कम से कम आप इसको चलाते हैं, आप निश्चित रूप से आप ऑपरेशन से बच सकते हैं। ऐसे कुछ सुझाव आपके लिए था। मैं आगे और दूसरे एपिसोड में आपके लिए नए और भी कुछ लेके आऊंगा। मैं आशा करता हूं आप लोगों का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं डॉक्टर दीपंकर मंडल आप सब लोगों की मंगल प्रार्थना परम दयाल के चरण में करता हुआ मैं अपने वीडियो को यही विराम देता हूँ। सबको मेरा नमस्कार।